नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं बबीता। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं, जो कि अब 5 दिन की रिमांड पर भी हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर कांग्रेस नेता ने बयानबाजी में किस तरह हदें पार कर दी है। लेकिन सबसे पहले खबर दिल्ली में शुक्रवार को हुए सियासी संग्राम की, जहां आप और बीजेपी दिन भर भिड़े रहे। दोनों तरफ से बयानों के तीखे तीर भी चले। बीजेपी ने ईडी की पूछताछ से भाग रहे सीएम केजरीवाल को घेरा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाला मामले में 5वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इस बारे में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कानून के अनुसार जो भी करने की जरूरत होगी वही किया जाएगा। नोटिस भी सेम ही नोटिस आ रहा है। जो सेम नोटिस आ रहा है तो उस पर कानूनी जो स्टैंड हमारा है वही है। एक तरफ ईडी का बुलावा तो दूसरी तरफ पार्टी का प्रदर्शन। केजरीवाल ने प्रदर्शन को चुना। पूछताछ से बचते हुए केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और इसी को लेकर दिल्ली में दिन भर हंगामा बरपा रहा। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस बार बार ये वार्निंग कार्यकर्ताओं को दे रही है कि वो शांति बनाए रखें। वो अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो वो शांति से करें। चंडीगढ़ में जिस तरह से बीजेपी का मेयर बना है और वहां पर जो बहुमत था, जैसा कि दावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि वहां 20 पार्षद इंडी अलायंस के थे और 16 पार्षद जो थे वो बीजेपी के थे। लेकिन जिस तरह से जो वहां अधिकारी थे उनकी मिली भगत के चलते हुए 8 इंडी अलायंस के जो पार्षद थे उनकी वोट कैंसिल कर दी गई और उसके बाद वहां जो है बीजेपी का मेयर बना है। उसी का विरोध प्रदर्शन लगातार यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। एक तरफ आप तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना और मास्टरमाइंड भी बताया और आपके प्रदर्शन को भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन बता दिया। केजरीवाल जी शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड तो थे ही, पर आज वो एक भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं और ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है। आज जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने सियासी धर्मांतरण अर्थात यू टर्न किया है, जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए तब कहते थे कि पहले इस्तीफा करना चाहिए फिर जांच होनी चाहिए, आज समन पर समन जा रहा है तो जांच में शामिल होने से घबरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका क्यों है? यदि आपने चोरी नहीं की तो घबराते क्यों हैं? ये इसलिए घबराते हैं क्योंकि इनका नारा बन चुका है, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मुझे या कोई इंक्वायरी हो तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार। दिल्ली में दिन भर प्रदर्शन और दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चोरी
एक छोटे से मेयर के इलेक्शन में दिख गई कि उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद अपनी कलम से सीसीटीवी कैमरे के अंदर वोटों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, निशान लगा लगा के वोट को इनवैलिड बना रहे हैं। इससे बड़ी चोरी तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में कभी सामने पकड़ी नहीं गई। और अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है क्योंकि चोरी खुल गई। इसीलिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसको रोकने के लिए भी जगह जगह विधायकों को डिटेन कर दिया गया है, पार्षदों को डिटेन किया गया है, बसों को रोक लिया गया है, प्रदर्शन रोका जा रहा है। उसका एक मंत्री जेल में है विद सबूत, एक एमपी जेल में है शराब घोटाले में। ईडी ने 5-5 नोटिस दिए हुए हैं। क्यों भाग रहा है? इसका मतलब केजरीवाल चोर है इसलिए भाग रहा है। इस बात को डाइवर्ट करने के लिए चंडीगढ़ का चुनाव इश्यू बनाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए अपनी बात पर आओ, दिल्ली की जनता को पानी मिले, दिल्ली की जनता के गंगा जमुना जी साफ हो जाएं, दिल्ली की जनता को डीटीसी की बसें मिलें। एक बस नहीं खरीदी है। दिल्ली की जनता की लड़ाई के लिए हम आरोप नहीं लगा रहे, आरोप एजेंसियों ने लगाया है। जिन ईडी और सीबीआई को कानून कांग्रेस के जमाने में पावर मिली है, मोदी साहब ने पावर नहीं दी है ईडी को, तो इसीलिए उन्होंने इनके खिलाफ सबूत हैं वो ईडी के सामने पेश हो जाके हम ये चाहते हैं। आज 5वां समन आया है, उस पर भी वो नहीं जा रहे हैं। तभी अब यही इसीलिए तो हम आए हैं। केजरीवाल साहब आप ही तो कहते थे राइट टू रिकॉल आना चाहिए। केजरीवाल ने 2012 में कहा किसी के खिलाफ अगर शक होता है तो जांच होनी चाहिए। जांच हुई, मंत्री जेल में, आपका एमपी जेल में, आप जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? यही केजरीवाल को कहना है, जांच में सहयोग करो भाई, ईडी के सामने जाइए, बताइए दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग बदनाम हो रहे हैं। अच्छा, आज उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया है चंडीगढ़ में। को डाइवर्ट करने के लिए चंडीगढ़ में चुनाव हार गए तो केजरीवाल के लोगों ने वोट नहीं दिया, क्रॉस वोटिंग की है, तो वो उसकी गलती से हारा है। गोवा में कैसे हार गया, उत्तराखंड में कैसे हार गया, यूपी में कैसे हार गया, गुजरात में कैसे हार गया, ऐसी चंडीगढ़ में हार गया। करें सत्ता हत्याने के लिए कुछ भी करते हैं। बेकार की बातें केजरीवाल करता है चीज को डाइवर्ट करने के लिए। अभी ये बताएं ईडी के नोटिस पर क्यों नहीं जा रहे हैं? ईडी का नोटिस गलत है तो कोर्ट जाएं, स्टे ले ले कोर्ट में, क्यों नहीं जा रहा केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल चोर है। यानी सवाल भ्रष्टाचार का है। ईडी सवालों के जवाब चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश बीजेपी पर हावी होना है। तो क्या इरादा मुद्दे को डाइवर्ट करने का है? क्योंकि सवालों से बचते केजरीवाल प्रदर्शन में तो पहुंचते हैं, लेकिन जब बात भ्रष्टाचार में पूछताछ की हो तो वो उल्टे सवाल दागते हुए दिखाई देते हैं। तो केजरीवाल ईडी को बार बार चकमा दे रहे हैं और ये 5वीं बार था जब केजरीवाल ईडी के बुलाने पर नहीं पहुंचे। लेकिन सड़क पर बीजेपी के खिलाफ दिन भर मोर्चा संभाले हुए हैं। और इधर झारखंड में भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं। आर्मी की जमीन की खरीद फरोख्त में हेराफेरी हुई, जिसमें सोरेन के खिलाफ भी ईडी के पास सबूत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के जरिए हेमंत सोरेन बेनामी संपत्ति हड़पने की कोशिश में थे। वे मूल दस्तावेज में हेराफेरी करवा रहे थे और इस बात की पुष्टि जमीन घोटाले में भानु प्रताप प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद उनके ठिकाने से बरामद दस्तावेजों में हुई है। जमीन हस्तांतरण मामले में ईडी ने 14 अप्रैल 2023 को भानु प्रताप प्रसाद को 6 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने जालसाजी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला और इससे मुख्य सचिव को अवगत कराया। इसके बाद ही सदर थाने में 1 जून 2023 को भानु प्रताप प्रसाद पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। देखिए, पहला है आर्मी लैंड स्कैम। ये मोराबादी मौजा में 455 डिसमिल जमीन रांची में थी, वो सेना की थी, सेना के कब्जे में थी। बहुत पहले बीएम लक्ष्मण राव की थी, उन्होंने सेना को दे दिया था। आजादी के पहले से वो सेना के कब्जे में थी। अब फेक डॉक्यूमेंट बना करके एक ओनर बन गए प्रदीप बागची और उन्होंने प्रॉपर्टी को बेच दिया जगत बंधु टी एस्टेट को। जगत बंधु टी एस्टेट को इस जमीन का मार्केट वैल्यू था 20.76 करोड़, बेचा गया 7 करोड़ में। आप समझते ही हैं
इसमें क्या क्या हुआ होगा। एक तो जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको बेचते हैं। और उसमें कई आईएएस ऑफिसर सहयोग करते थे, जिसमें एक श्रीमान छवि अग्रवाल भी थे, छवि रंजन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रांची थे इनकी सरकार में, और दूसरे आईएएस अफसर अमित अग्रवाल थे, विष्णु अग्रवाल थे। और आपने सुना होगा एक पूजा सिंघल, जिनके घर से 19 करोड़ मिला था, वो सीनियर माइनिंग सेक्रेटरी, वो भी जेल गई थी। तो इन सबों को इनका प्रोटेक्शन रहता था। और एक कमाल के मुख्यमंत्री हमने देखा कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन दी है उनके कंपनी के लिए। समझिए कैसे फंसे सोरेन। ईडी ने कोर्ट को बताया कि राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद दूसरे लोगों के साथ मिलकर अवैध तरीके से जमीन अधिग्रहण में सक्रिय था। उसमें हेमंत सोरेन भी शामिल थे, जिसकी जानकारी भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से बरामद दस्तावेज में मिली है। मोबाइल से नकदी लेन देन से संबंधित अधिकतर चैट और सूचनाएं जमीन अधिग्रहण का जिक्र था। इसके अतिरिक्त हेमंत सोरेन के माध्यम से अवैध तरीके से अधिग्रहित 8.5 एकड़ जमीन की सूची से संबंधित एक फोटो भी मिला है। भानु प्रताप प्रसाद ने सीएमओ के निर्देश पर अंचलाधिकारी के आदेश के बाद इस जमीन का सत्यापन भी किया था। ईडी ने मामले को लेकर क्या कहा? ईडी ने मामले पर कोर्ट में कहा कि 13 अप्रैल 2023 को भानु प्रताप प्रसाद राजस्व उप निरीक्षक बारकेन रांची के परिसर सहित कई परिसरों में तलाशी ली गई और उसके कब्जे से 17 मूल रजिस्टरों के साथ संपत्ति दस्तावेजों के 11 ट्रंक जब्त किए गए। भानु प्रताप प्रसाद कई मूल रजिस्टरों के संरक्षक थे, जिसमें भूमि रिकॉर्ड रखा जाता है। भानु प्रताप प्रसाद भ्रष्ट आचरण में शामिल थे, जिसमें मूल अभिलेखों में हेराफेरी शामिल थी और उनकी गतिविधियों में कई दूसरे व्यक्ति भी शामिल थे। जांच से पता चला कि भानु प्रताप प्रसाद और अन्य एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है, जो जबरदस्ती के साथ साथ गलत कामों के आधार पर संपत्ति हासिल करने, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और मूल राजस्व के साथ छेड़छाड़ करने में भ्रष्टाचार में शामिल है। ईडी ने बताया कि जमीन संपत्तियों की सूची की तस्वीर में भानु प्रताप के द्वारा की गई कुछ हाथों से लिखी गई टिप्पणियां भी हैं। जब उन्होंने जमीन के उन पार्सल का सत्यापन किया था जिसे अवैध रूप से हेमंत सोरेन ने हासिल किया है और अपने पास रखा, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इस संपत्ति पर पीएमएलए 2002 की धारा 16 के तहत जांच की गई, जिसमें पता चला कि जमीन अवैध कब्जे से उपयोग में है। जांच एजेंसी ने बताया कि हेमंत सोरेन के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई तो 36,34,500 रुपए की नकदी जब्त की गई। साथ ही अधिग्रहण के मामले में की जा रही जांच से जुड़े दूसरे दस्तावेज भी जब्त किए गए। यानी कि इस पूरे मामले को समझें तो सोरेन सीधे तौर पर इसमें शामिल है। लेकिन पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को कई समन भेजे गए, लेकिन अधिकतर समय सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। माना गया कि जानबूझकर सोरेन ने ऐसा किया और जब 31 जनवरी की शाम 5 बजे गिरफ्तार करने की संबंधित सूचना दी गई तो सोरेन ने राज्यपाल को त्यागपत्र देने से पहले सूचना को मानने से इनकार कर दिया और पूछताछ को छोड़कर बिना अनुमति के ही राजभवन चले गए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। और इधर कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश ने देश को बांटने तक की बात कर दी। दरअसल डीके सुरेश ने अंतरिम बजट पर बोलते हुए कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। अगर इस अन्याय को दूर नहीं किया गया तो दक्षिणी राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया तो विपक्ष ने इसे चुनावी कवायद बताया, लेकिन कांग्रेस विरोध में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने बजट पर रिएक्शन दिया तो एक बार फिर से उत्तर दक्षिण की राजनीति को हवा मिल गई।
ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 16th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए था उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। अगर इस अन्याय को दूर नहीं किया गया तो दक्षिणी राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। बेंगलुरु ग्रामीण से सांसद सुरेश ने दावा किया कि दक्षिणी राज्यों से लिया जाने वाला टैक्स उत्तर भारत को दिया जा रहा है। साथ ही दक्षिण भारत पर हर मामले में हिंदी थोपी जा रही है। अगर केंद्र कर्नाटक को उसके हिस्से का पैसा दे तो ये काफी होगा। डीके सुरेश के इस बयान पर विवाद बढ़ना लाजमी है क्योंकि वो विरोध में आगे निकल विभाजन की बात कर रहे हैं। कल एक वक्तव्य किया, we will be forced to demand a separate country. फिर वो कहते हैं there was no other choice. फिर वो आगे कहते हैं there was no other choice but to ask for a separate country. All southern states have to raise their voices demanding a separate nation. माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है कि जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो हम शपथ लेते हैं। I solemnly affirm or I swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and faithfully discharge the duty upon which I am trained. माननीय अध्यक्ष जी, अब ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है, देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये अपमान किया गया है। इस रेवेन्यू और बजट अलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश का विभाजन का जो बात उन्होंने जो की है, मैं घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। इस एक कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और संविधान का जो आशय का है ये घोर अपमान किया है। मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है। आप उसके ये स्टेटमेंट के साथ है, अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस में मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर
एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एक समय में कांग्रेस सरदार पटेल जैसे नेताओं वाली पार्टी थी, जिन्होंने भारत को एक विविध लेकिन एकीकृत राष्ट्र में तब्दील करने के लिए काम किया। लेकिन आज के राहुल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व डीके सुरेश जैसे लोग कर रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार के आरोपी कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई हैं, जो जमानत पर बाहर हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जहां पर बड़े बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने हमारे देश को एकजुट करने के लिए काफी परिश्रम किया और उसके कारण ही एक यूनाइटेड इंडिया बना 1947 में। इसी कांग्रेस पार्टी के आज हाल देखिए। एक बंदा है जो राहुल गांधी, जो कहता है कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, मैं सबको जोड़ना चाहता हूं। झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसी पार्टी के राहुल गांधी के फेवरेट लीडर डीके सुरेश कहते हैं, कर्नाटका के एमपी हैं, कि भारत को तोड़ना चाहिए, हम साउथ अलग और नॉर्थ अलग करना चाहिए। एक तो ये उनका हिपोक्रेसी और इनका जो बोलने में दो उनके नियत। लेकिन एक जरूर हमें पूछना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो झारखंड हैं, बिहार हैं, इतने पिछड़े क्यों हैं और उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह क्यों आज तक कम आ रहे हैं। इसका एक मूल रीजन ये है कि 1952 से 1995 तक कांग्रेस के सरकारों ने एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी चलाया, जिससे कोई भी इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं था जो मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करे। तो ये जो कह रहे हैं आज कि नॉर्थ इंडिया के झारखंड के स्टेट या बिहार में जो डेवलपमेंट और गरीबी है, डेवलपमेंट की कमी और गरीबी है और इससे हमें हाथ धोना चाहिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के, उसका मूल कारण ये है कि कांग्रेस ने 50 साल बिहार, झारखंड जैसे प्रदेशों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने एक तरह से डिसइंसेंटिव क्रिएट किया कि वहां पे बिजनेस आए नहीं, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आए, वहां पे नौकरी नहीं क्रिएट करे। तो आज 2024 में जब हम विकसित भारत के बारे में एक तरह से संकल्प ले रहे हैं देश के सभी व्यक्ति, कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश में लोगों को डिवाइड करना चाहता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की बहस छिड़ी हो। पिछले काफी समय से दक्षिण भारत के नेता उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं और अब तो उनमें कांग्रेस भी शामिल हो चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, EMV नेटवर्क। तो चुनाव से पहले सभी पार्टियों में घमासान शुरू हो गया है। कहीं गिरफ्तारी हो रही है तो कहीं ईडी के समन को इग्नोर किया जा रहा है। तो वहीं विपक्षी लगातार इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर भी है। लेकिन इसके इतर बीजेपी इन सबसे परे अपनी चुनावी रणनीतियों पर काम कर रही है। स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।